हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट पार्ट 1 और पार्ट 2 का यहाँ पर आपको प्रिपरेशन चल रहा है। पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो मैथ है, मैथ का आपको प्रिपरेशन चल रहा है और ये पार्ट 2 का पार्ट 4 है। ये चौथा वीडियो है। इससे पहले जो 3 वीडियो है उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और पार्ट 1 के भी सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इधर उधर की ना बातें बतियाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखिए, आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ए बी एक रेखा है तथा पी उस पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी क्या है, कोई रेखा है। ठीक है, ए बी क्या है, कोई रेखा है और उस पर कोई बिंदु आपको है पी। इस पर कोई बिंदु है आपको यहाँ पर पी। और आगे इसमें कह रहा है कि ए बी के एक ही और दो किरणें हैं। दो किरणें हैं आपको पीसी और पीडी। यहाँ आपको दो किरणें हैं पी बिंदु से ही आपको पीसी और यहाँ पर कह रहा है कि पीडी है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि किरण पीसी किरणों पीबी और पीडी के बीच में स्थित है। जो पीसी है ना, जो पीसी है वो पीबी और पीडी के बीच में, पीबी और पीडी के बीच में। तो यहाँ पे बीच में नहीं ना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग डी कर देते हैं और इसको क्या हम लोग कर देते हैं, सी कर देते हैं। इसको हम लोग सी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग सी कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सी कर देते हैं। अब इसका जो फॉर्म है वो क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि यदि कोण APD 80 डिग्री है, APD क्या है आपको 80 डिग्री है। यहाँ पे जो कोण है APD वो 80 डिग्री कह रहा है तथा कोण CPD और BPC, CPD और BPC ये क्या कह रहा है, अनुपात 2:3 के अनुपात में है। ये 2:3 के अनुपात में है। बस इतना ही आपको कह रहा है। तो यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको जब भी है ऐसा अनुपातिक मान निकालना हो तो उस स्थिति में इनको आप क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। टोटल किसी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 80 डिग्री हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x मानकर चलिएगा तो और ये कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा और इनका योग कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा और ये 80 उधर जाकर घट जाएगा तो कितनी हो जाएगा आपको 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाएगी। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब ये कह रहा है कि 3CPD कहने का अर्थ CPD, 3CPD। तो ये कितना है आपको 3CPD। चलिए आगे हम निकाल लेंगे इसको। 3CPD तो 3CPD कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो CPD पर C को निकालिए कि ये कितना है आपको। तो x का वैल्यू आप यहाँ पर 20 निकाले हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाए 40 हो जाएगा। तो यहाँ 3CPD कहने का अर्थ है 3 गुणा CPD। CPD कितने हुए आपको 40 डिग्री हो गई। और आगे कह रहा है कि 2BPC, BPC 2 है। ठीक है, 2BPC। तो BPC कितना होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 20 रखिएगा तो 30 गुना कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और एक 2BPC हो गया तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। और इसी का तो मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री और प्लस ये हो गया आपको 120 डिग्री। और इन्हें कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 240 डिग्री। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका अगला प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की माध्यिका PS है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई त्रिभुज है आपका PQR। ठीक है, ये P हुआ, Q हुआ और ये हो गया आपका R। और इसकी जो माध्यिका है वो PS है। वो क्या है आपको S है, यहाँ पर कोई पॉइंट तो PS हो गई। की लंबाई उसकी भुजा QR की लंबाई की आधी के आधी है। जो ये QR है ना, इसकी ये क्या है आपको आधी। और माध्यिका के बारे में आप जानते हैं कि उसके जो बेसमेंट है वो क्या होती है, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है।
मध्य में बांटती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी आपको बराबर हो जाएंगे, और इसके आधी ये है तो ये तो आपको फुल हुआ, और इसका आधा ये है, जब इसका आधा ये है तो ये भी क्या है, इसके बराबर ही तो हो जाएंगे ना सभी तीनों। यहाँ पर आपको ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो क्यों की लंबाई आई है, यदि कोण R 24 डिग्री है, कह रहा है कि ये जो कोण है यदि यह 24 डिग्री है, ठीक है, तो आगे कह रहा है कि Q का आपको मान बताना है कि ये कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है, इसके बारे में आपको बताना है। आप आसानी से बता सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हुआ क्या, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो भुजाएं होती हैं उनके आधार का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जब ये 24 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये भी आपको 24 डिग्री हो जाएगा। जब ये दोनों 24 डिग्री होंगे तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया आपको, 48 डिग्री हो गया। 24 गुना के 48 डिग्री, इन दोनों का योग 48 डिग्री हुआ, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 132 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है आपका 132 डिग्री प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब ये 132 डिग्री प्राप्त हो गया तो इस कोण की यदि हम बात करें, यहाँ पर फिर हम चेंज कर लेते हैं, जब हम इस कोण की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपको, 48 डिग्री हो जाएगा। आशा है कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये 48 डिग्री हो गया तो ये भी देखिए, ये क्या है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। जब ये कोण 48 डिग्री हो गया तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, और इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। जब ये 48 डिग्री होगा तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा आपको, 132 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 132 डिग्री। अब जब इन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो ये दो कोण भी तो आपस में बराबर होंगे, ये वाले कोण ये वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो उसके आधा वाला कोण ही ये कोण होगा। तो 132 डिग्री का जब आप आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 166 डिग्री। कितना आ जाएगा आपको, सिर्फ 66 डिग्री, 166 नहीं बल्कि सिर्फ 66 डिग्री। तो जो इस कोण के बारे में बात किया जाए तो ये कोण कितना होगा, 66 डिग्री का, और ये भी कोण कितना होगा आपको, 66 डिग्री का। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और इसे एक बार और देख लीजिएगा यदि नहीं समझ में आया होगा तो। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D है और कोण B बराबर कोण C है। तब उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि कोई यह चतुर्भुज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई चतुर्भुज है A B C और D। कह रहा है कि कोण A बराबर कोण D है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, और कोण जो आपको B है वो है इस कोण के बराबर है, C के बराबर है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। AB समांतर CD, AB समांतर CD नहीं होगा बल्कि ये आपको होगा AD समांतर BC, ठीक है ना, और के साथ एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगे आपको, यहाँ पर AD समानांतर BC हो जाएंगे, AD समानांतर क्या हो जाएंगे आपको, BC हो जाएंगे, और एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति होती है परंतु घूर्णन सममिति नहीं होती। अब यहाँ पर कह रहा है समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, आयत, पतंग, समचतुर्भुज। तो वो है आपका पतंग। पतंग देखिए कैसा होता है, आपका पतंग ये होता है, ठीक है, ये आपका पतंग है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें आपको रैखिक सममिति होती है। तो पतंग में रैखिक सममिति होती है, लेकिन आपको यहाँ पर वो घूर्णन सममिति नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, तो पतंग को हम चाहें तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यदि मोड़ेंगे तो ये सिरा इस पर आकर के टच कर जाएगा, और ये लाइन इस पर आकर टच कर जाएगी, और ये वाली लाइन इस पर आकर के टच कर जाएगी। तो इसमें क्या है आपको सममिति है, लेकिन घूर्णन सममिति नहीं है। घूर्णन सममिति कहने का अर्थ है कि इस आकृति को हम यदि घुमाएं तो 360 डिग्री से पहले ही अपने मूल आकृति में आ जाना चाहिए। 360 डिग्री से पहले ही क्या होना चाहिए, अपनी मूल आकृति में आ जाना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि ये मूल आकृति में आ गया। जैसे मान लीजिए कि यह आयत ही है, ये क्या है आपको आयत है। आयत को यदि हम घुमाते हैं, आयत को हम लोग घुमाते हैं तो 180 घुमाएंगे तो पुनः ये आयत ही बन जाएगा, पुनः क्या बन जाएगा, इसी तरह की आकृति बन जाएगी। और वर्ग को घुमाए तो वर्ग को सिर्फ एक ही बार घुमाएंगे तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गई है।
कि घूर्णन यहाँ पर इसका संभव नहीं है। यदि घूर्णन करेंगे तो ये अपनी मूल आकृति में नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको ये रैखिक सममिति है लेकिन आपको घूर्णन सममिति नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर, और उस तरह से समचतुर्भुज को भी घुमाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपके मूल आकृति में आपको आ जाएगी एक दो घूर्णन पर। आयत भी आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज क्या है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसको घुमाइएगा इस तरह से है, इसको इस तरह से घुमाइएगा तो भी यही इसकी स्थिति बनी रहेगी, ज्यों का त्यों दिखेगा। पुनः घुमाइएगा तो भी ज्यों का त्यों दिखेगा, पुनः घुमाइएगा तो भी क्या होगा, आपको ज्यों का त्यों ही दिखेगा। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और 19 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई को निम्नलिखित में से के बीच अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर किसके बीच होना चाहिए, जो यहाँ पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है तो उनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। दो भुजा का योग हमेशा भी तीसरी भुजा से क्या होगा, आपको बड़ा होगा। इनका जो योग है ना, इससे हमेशा बड़ा ही होगा, इतनी बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो है आपको 19 सेंटीमीटर और है एक 13 सेंटीमीटर, 19 है और 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और ये कह रहा है कि जो तीसरी भुजा होगी ना, इनमें से कौन उनके बीच में आएगा। तो यहाँ पर 19 है और एक 13 है, तो इनका अंतर यदि हम करते हैं 19 और 13 का, तो कितना आता है आपको, 6 आता है। और 19-13 का यदि हम योग करते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि इन दोनों भुजाओं का योग इससे क्या होगा, हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो 19 और 13 का योग करेंगे, इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो ये कितना आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 32, और अंतर करेंगे तो आ जाएगा आपको 6। अर्थात वो जो भुजा होगी तीसरी भुजा 6 और 32 के बीच में ही कोई ना कोई भुजा होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न कर रहा है कि भुजाओं 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के बराबर है, जिसका लंबाई है आपको 30 सेंटीमीटर, और इसकी भुजाएं करेंगे 45, 51 और 24 है, तो ये आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो यहाँ पर आधार आपको क्या हो जाएगा, 24 हो गया, और शीर्ष लंब आपको कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि इसके क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 30 गुणा आपको 100 हो गया। अब यहाँ से आप x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ध्यान से देखिए यहाँ से इसका मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 दूना के 30 और 15 तिया 45, और 2 से आपको कैंसिल हो जाएगा, 2 6 के 12, अर्थात x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ आपको हो जाएगा 18। अब x का वैल्यू आपका 18 हो गया, तो आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप। तो x का वैल्यू जब 18 हो गया, इसकी चौड़ाई 18 हो गई, तो इसकी परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो परिमाप होता है, आप जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई इसका हो गया आपको 30 और चौड़ाई आपको हो गया 18। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई होगी। इनको जोड़िएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 गुना कितना हो जाएगा आपको 96, तो 96 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, आपको परिमाप हो जाएगी। आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि व्यास 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल a है, तब 2a + 4.48 मीटर का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ 2a की बात कर रहा है और 2a का इसका मान ज्ञात करना है। a क्या है, इसका बगीचे का क्षेत्रफल है, यहाँ पर वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल है। तो जो यहाँ पर टोटल की बात किया जाए, टोटल क्षेत्रफल की बात, तो जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल और प्लस 4.4 कितना, तो इसका जानते हैं कि आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है, और प्लस आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2a आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये क्या है, आपको a का मान है, पाई r स्क्वायर बगीचा का मान है, ठीक है। अब यहाँ 4 + 4 इसमें क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता चल गई। अब इसका मान आप पुट कर दीजिए, पाई
पाई का मान है आपको यहाँ पर 22/7 रखना है। और आर यहाँ पर क्या है 9.8 मीटर, क्या है इसका व्यास है, तो त्रिज्या के यदि बात करें तो इसका आधा हो जाएगा, तो 9.8 का आधा हो जाएगा और गुणा 9.8 का आधा हो जाएगा। इतनी बात आपको पता चल गई और प्लस 4.48 हो जाएगा। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा आपको 11 बार में और इससे आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, 7 का 7 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 1.4 बार में इसे आप काट सकते हैं। तो इसे आप गुणा करके लिख सकते हैं, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11 चौके 44, 11 का 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव और इसमें पुनः गुणा करना होगा आपको 9.8 से और प्लस ये हो जाएगा आपको 4.48 और इसे आप गुणा करके जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 155.40 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का व्यास आपको 84 सेंटीमीटर है। यह किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए पूरे 750 चक्कर लगाता है, तब उस मैदान का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो रोड रोलर आपको क्या होता है बेलनाकार होता है, इतना तो आप बात जानते हैं ना कि रोड रोलर जो होता है वो बेलनाकार आपको होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है 1 मीटर है। 1 मीटर कहने का अर्थ क्या है 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर कहने का अर्थ क्या है 100 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है कि 84 सेंटीमीटर का इसका क्या है व्यास है। व्यास टोटल 84 सेंटीमीटर है। तो यदि हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपको 42 सेंटीमीटर की हो जाएगी त्रिज्या इसकी। अब चलिए कह रहा है कि इस पूरे मैदान का आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा मैदान का क्षेत्रफल, जबकि वो क्या करता है 750 बार चक्कर लगाता है उसका रोलर उस मैदान को, तब उसका क्षेत्रफल पूरा पूरा मापा जाता है। तो उस मैदान का यहाँ पर क्षेत्रफल कह रहा है, मैदान का क्या कह रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई। अब यहाँ पर इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलनाकार, तो उसका क्या होता है यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr आपको यहाँ पर होता है। और आपको 750 चक्कर लगाने पड़ेंगे मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए। 750 से क्या करना पड़ेगा आपको गुणा कराना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा आपको मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या है ये आपके इस सिलेंडर का है क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 750 चक्कर लगा रहा है तो 750 से आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मान अपना रख दीजिए 2 पाई का मान आपको 22/7 और आर का मान आपको हो गया 42 और एच का मान आपको हो गया 100। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और 750 चक्कर लगा रहे थे 750 से आप इसे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 के 42 6 बार में जाएगा और ये हो जाएगा आपको कितना ध्यान दीजिएगा ये 44 हो जाएगा और 44 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 6 चौके 24 6 चौके 24 28 ये हो जाएगा 284 और ये है आपको 00 और ये है आपका 750। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए ये इतना क्या आएगा आपको जो है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हुए हैं, लेकिन है क्या मीटर में है। तो मीटर में जब है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा इसको चेंज करना पड़ेगा। मीटर को जो है इसको चेंज कर दीजिएगा तो आपको सेंटीमीटर में लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इतना से आपको भाग देना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात हुई तो सिर्फ हम लोग 100 से भाग देते, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात है इसलिए हम लोग उसके 2 गुने से भाग करना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं ना इसके 2 बार से भाग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है आर और एच। ये है आपको सेंटीमीटर में, इसको चेंज कीजिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा और इसको पुनः चेंज कीजिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इससे 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर आपको कैंसिल हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य आपको कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 5 गुना के 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 5 75 और 2 से इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको ध्यान दीजिए 2 का 2 हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा अर्थात 142 हो जाएगा। कितना हो गया 142 और गुना आपको 15 और इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30 और 15 चौके 60 3 63 बचा कितना 6 और 15 का 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अर्थात 2130। नहीं यहाँ पर कहीं गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहीं गलती हुआ है। यहाँ देखिए 284 है, 284 में हमने 2 से भाग दिया है तो ये आपको हो गया 2 का 2 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 284 गुणा यदि किए हैं तो यहाँ देखिए 22 गुना के 44 और 6 चौक के 24, 6 चौक 24, 2 26, यहाँ 284 नहीं होना चाहिए बल्कि 200 आपको यहाँ पर 64 होना चाहिए, 264 होना चाहिए। और इसको यहाँ पर कैंसिल कीजिएगा तो 132 आएगा। ठीक है, अब 132 आएगा तो जो 142 है ना, 142 की जगह पर आपका यहाँ पर 132 होगा और इसी से आपको गुणा करना होगा तो 15 गुना के आपका 30 हो जाएगा और 15 3 आप 45, 45 और 3 क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा और 15 को 15 और 4 15 को 15 और 4 19 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 19 अर्थात 1980 होगा। ठीक है, 1980 होगा तो 1980 ऑप्शन नंबर ए है, इसका यही सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि ये प्रेक्षणों हैं इनके और ये परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य निकालना है। यहाँ पे इन तीनों का क्या करना है, आपको माध्य निकालना है। जो भी आंकड़ा है पहले आंकड़ा को हम लोग सजा कर लिखते हैं, कोई भी आंकड़ा उसे पहले सजा कर लिखा जाता है। इन्हें सजा कर लिखिए, सबसे छोटा सबसे पहले लिखिए तो 6 है, उसके बाद क्या है आपका 8 है और उसके बाद क्या है आपका ध्यान दीजिए, उसके बाद 10 है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद 10 है, फिर 15, 15 है 3, 15 हो गया, 15 हो गया और 15 हो गया, 15 15 3 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद कौन सा है, 80 है, नहीं 50 है, 50 है। उसके बाद आपका 80 है, उसके बाद आपका 80 है, उसके बाद 100 है और आपका उसके बाद 120 है। इतना है आपका आंकड़ा है। आंकड़ों गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंकड़े हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका परिसर निकालिए, बहुलक निकालिए और माध्यक निकालिए। तो माध्यक तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं कि माध्यक इसका क्या होगा। पहले परिसर, परिसर आप इसका बताइए कि क्या होगा। परिसर तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा 120 है और निम्न सीमा 6 है, तो कितना हो गया परिसर, 114 हो गया। और उसी तरह से यदि बात किया जाए बहुलक की, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, बहुलक जो बहुधा में हो अर्थात अधिक मात्रा में हो, तो इसमें अधिक मात्रा में क्या है 15 है, 15 3 बार है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपको 15 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए माध्यक की, माध्यक की तो माध्यक क्या होता है, मध्य वाला होता है। तो मध्य वाला 1 2 3 4 5 6 छठवां नंबर पर होगा उसका, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 11 है, तो बीच में क्या आएगा 15 आएगा और ये इसका क्या होगा माध्यक होगा। और कह रहा है कि इनका माध्य निकालिए, इनका क्या कीजिए आप माध्य निकालिए। तो माध्य के बारे में तो आप जानते हैं ना कि प्रेक्षणों का योग बटा के प्रेक्षणों की संख्या, और किनका माध्य निकालने के लिए कह रहा है, परिसर, बहुलक और माध्यक का, परिसर और बहुलक और माध्यक का, अर्थात 114 प्लस 15 का माध्यक आपको निकालना है। और ये आंकड़ाएं कितनी हैं 3 है, तो 3 से क्या कर देना आपको भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा 15 15 30 और 114 कितना हो गया 144। 144 में आपको कितना है 3 से भाग देना है। आपको जब इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो कीजिए कितना बार मिल जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा और 8 के 24 हो जाएगा। 48 का माध्य कितना आया 48 आया। 48 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि संख्याओं 29 30 31 88 89 90 को पर्चियों पर लिखा जाता है। ये संख्याएं क्या है 29 है, 30 है, 31 है, उसके बाद में बीच में संख्याएं हैं और 88 89 90 यहाँ कह रहा है 88 89 और ये 90 कह रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है इन पर्चियों को एक डिब्बे में रख दिया जाता है, तब इस डिब्बे में से एक पर्ची एकाएक रूप से निकाल ली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी। यहाँ पूछ रहा है अभाज्य संख्या नहीं आएगी, अभाज्य संख्या नहीं आएगी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले संख्याएं कितनी है ये आपको पता लगाना है कि इसमें संख्याएं कितनी है। कुल संख्या इसमें कितनी होगी, कुल संख्या यदि पूछा जाए तो इसमें आपको कितनी होगी। तो कुल संख्या निकालने के लिए अंत वाले में और जो शुरू वाला है, अंत वाले में से जो शुरू वाला है उसको घटा दीजिए। 90 में से शुरू वाले में क्या कीजिए आप घटा दीजिए और इसमें क्या कीजिए एक जोड़ दीजिए। अब जब इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 61 1
62। तो कुल संख्या कितनी हो गई आपको? 62 हो गई कुल संख्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन 62 में से अब आपको निकालना है कि अभाज्य संख्या नहीं है उसकी प्रायिकता। तो पहले ये पता करना है कि इसमें अभाज्य संख्याएं हैं कितनी। तो यहाँ से आपको 29 से लेकर के 90 तक में कुल अभाज्य संख्या जो है वो होती है 15। कुल अभाज्य संख्या यहाँ पर होंगी वो 15। यहाँ पर कह रहा है कि कुल अभाज्य संख्या जब 15 है तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसलिए अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? आपको जो प्रायिकता निकालना है तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। जो निकालना है उसे हम लोग ऊपर, तो निकालना है क्या? अभाज्य होने की प्रायिकता। अभाज्य क्या है? 15 है तो उसको ऊपर, और टोटल को क्या करेंगे हम लोग नीचे। तो ये क्या है आपको? अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है, लेकिन हमको निकालना क्या है कि अभाज्य संख्या 9 हो। अभाज्य संख्या 9 हो, तो जब आपको होने की प्रायिकता निकालना 9 हो तो उस टोटल उसको हम लोग 1 मानते हैं और 1 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। यदि 1 में से घटा होने की जो प्रायिकता है उसमें उसको यदि 9 होने की प्रायिकता निकालना, सिर्फ 1 में से घटा दीजिए और वो आसानी से निकल जाएगा। तो अभाज्य संख्या 9 होने की प्रायिकता यदि हम कहें तो 1 माइनस अभाज्य होने की प्रायिकता। अभाज्य होने की प्रायिकता 15 और बटा के 62 है, और तो ये टोटल क्या हो जाएगा? अभाज्य 9 होने की प्रायिकता हो जाएगा। 9 होने की प्रायिकता निकालनी हो तो 1 में से सिर्फ उसे आपको घटा देना, बस इतना ही काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 62 माइनस 15 बटा के हो जाएगा आपको 62, और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो 12 में से 5 जाएगा आपका हो जाएगा 7, और ये 5 में से 1 जाएगा आपको हो जाएगा 4, और बटा के 62 अर्थात 47 बटा में 62 अभाज्य 9 होने की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर 47 बटा के 62 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।